हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर, अलॉन्ग विद दिस आपके मोबाइल ऐप फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन आपको, विड्थ ऑफ अ स्लैब इज 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर मोटी आपको एक स्लैब दी गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। मान लेते हैं कोई कांच या किसी एक ऐसे मटेरियल की जो ट्रांसपेरेंट है, इसका म्यू दिया गया है आपको 3/2, दैट इज 1.5। ठीक है। इट्स रियर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस तो है अपनी 6 सेंटीमीटर और इसको सिल्वर कर दिया गया है। और यहाँ से कहाँ से? फ्रॉम द फ्रंट फेस। ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है। फ्रंट फेस से 28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको क्या दिया गया है? एक कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ओ है आपका। ठीक है, इतना इस सवाल के अंदर डिटेल्स दी गई है। कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। जो इमेज बनेगी उसकी फाइनल पोजीशन आपको बतानी है फ्रॉम इट्स सिल्वर्ड सरफेस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फेस है ये किसकी तरह काम करेगा? एक मिरर की तरह। ठीक है, और ये मिरर है रियल मिरर। अब मैं यहाँ पे रियल मिरर क्यों बोल रहा हूँ? क्या सर कोई इमेजिनरी या वर्चुअल मिरर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दो मीडियम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? दो मीडियम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और यहाँ पे है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है, नॉर्मली 1 ही लेते हैं अपन फ्री स्पेस और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जहाँ पे दो मीडियम आ गए वहाँ पे हमें एक शिफ्टिंग देखने को मिलती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूँ तो इसके अंदर जो शिफ्टिंग होगी, परपेंडिकुलर शिफ्टिंग, हमने x का फॉर्मूला निकाला था। x इज इक्वल्स टू क्या था? 1 - 1/μ इंटू टी। यहाँ पे t है थिकनेस जो कि हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू भी दिया गया है। तो इसकी जो इमेज है जो यहाँ से ऑब्जर्व की जाएगी, यानी कि जो मिरर रियल में जहाँ पे है वहाँ पे ना दिखाई दे करके थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा, वर्टिकली थोड़ा सा शिफ्टेड या पास में दिखाई देगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे शिफ्टिंग कितनी आएगी? इसकी जो वर्चुअल मिरर है वो रियल मिरर से कितना शिफ्टिंग पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक डेंसर मीडियम था तो इसके पेंदे में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि इसी बाल्टी के पेंदे में कोई सिक्का रखा हुआ है, तो वो हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसका पेंदा थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। तो ये मिरर भी थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। वो होगा कितना? इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल्स टू 1 - 1/μ की वैल्यू है हमारे पास 3/2 एंड द थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 - 2/3 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6, दैट इज 2 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? शिफ्टिंग मिलेगी। यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक वर्चुअल मिरर मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल मिरर से कितनी दूरी पे है? देखो, ये टोटल डिस्टेंस थी आपकी 28 और 6 34, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। अब इस वाले मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो 32 सेंटीमीटर ही इधर बनेगी। मान लेते हैं यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही है आई और ये इमेज की डिस्टेंस है अगेन 32 सेंटीमीटर। अब दोबारा से इस इमेज को अगर हम देखें तो ये भी दो मीडियम्स से इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसका जो है डिस्टेंस
इस सिल्वर्ड सरफेस से कितना होगा। अगर वर्चुअल मिरर से 32 है तो इससे कितना हो जाएगा 32 माइनस 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। इस सवाल के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मली आपको एक ऐसा केस सिनेरियो बना के दिया गया है जिसके अंदर आपको एक परपेंडिकुलर या वर्टिकल शिफ्टिंग जो है वो रूल जो है यहाँ पे काम में आएगा, और बाकी सारी आप इमेज फॉर्मेशन जानते हो। प्लेन मिरर में इमेज उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी डिस्टेंस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है और अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दिया गया है एक लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू एयर, डेंसर टू एयर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और इस डेंसर मीडियम से लाइट रे इधर को मूव कर रही है, ये करवा दी हमने लाइट रे को मूव। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। देखिए अगर यहाँ पे ये मीडियम डेंसर है और एयर आपको पता ही है सबसे रेयर मीडियम होता है, तो डेंसर टू रेयर मीडियम अगर कोई लाइट रे पास करती है तो मेरे प्यारे बंधुओं आप जानते हो कि दिस विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है इससे दूर जाएगी, यानी कि इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, बट ये इस पाथ से कुछ दूरी पे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रूल आप पढ़ चुके हो। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ नॉर्मल। थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या, सीधा बना देते हैं लो, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू एयर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यानी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R का हाफ होता है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको R की वैल्यू ही यहाँ पे पूछी गई है। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। यहाँ पे हमें दिया गया है μ1 जो है उसकी वैल्यू μ, और μ2 एयर है तो इसके लिए μ हो जाएगा 1, μ1 तो हो जाएगा μ और μ2 हो जाएगा 1। दैट इज μ साइन I इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन R। म्यू इंटू साइन I इक्वल्स टू 1 इंटू साइन R। तो म्यू साइन I, अब यहाँ पे एक रिलेशन और है, I इक्वल्स टू R/2, तो म्यू साइन R/2 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन R हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R/2 है, यहाँ पे R है, तो क्या मैं R को भी R/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला जानते हो आप, जब आप नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, तो उसके अंदर आप एक फॉर्मूला जानते हो साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, इसमें और बेसिक में अगर अपन जाएंगे तो साइन A प्लस B के फॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B से। ठीक है, अगर 2 थीटा है तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। बहरहाल हमें यहाँ पे क्या निकालना है, साइन R। तो साइन 2 थीटा की जगह अगर मेरे पास साइन R है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 साइन R/2 कॉस R/2। हाँ या ना, ऐसा लिखा जा सकता है। भाई इस एंगल का आधा करके यहाँ लिखा गया है, तो इस एंगल का आधा करके हमने यहाँ लिख दिया, हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। देखिए म्यू साइन R/2 इक्वल्स टू, साइन R को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन R/2 कॉस R/2। साइन R/2 से साइन R/2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है,
और फाइनली हमारे पास cos ऑफ r/2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है μ/2। और यहाँ से अगर मैं r/2 निकालूं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स μ/2। और प्रॉपर r अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos इनवर्स μ/2, दैट इज योर आंसर। तो आई होप जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, नोट डाउन कीजिए, कॉपी डाउन कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का इजाज़त दीजिए। तो रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, रिफ्लेक्शन तो पहले ही हो चुका था। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि रिफ्रैक्शन कब होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो क्या करती है, अपने नॉर्मल से दूर हटती है या नॉर्मल के पास आने की कोशिश करती है। अगर दूर हटती है तो हम कह देते हैं कि वो कंपैरेटिवली रेयर मीडियम था, और अगर वो पास आती है तो हम कह देते हैं कि दिस इज़ कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम। तो इसके अंदर दो मीडियम्स को इंट्रोड्यूस करके हम डिफरेंट शेप, डिज़ाइन और इस तरह से वो बना सकते हैं। इसी तरीके से आप लेंस फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हो। लेंस फार्मूले के अंदर कुछ नहीं है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर अगर लाइट रे जाती है तो वही आपको, अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है किसी एक एंगल पे, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ये तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि एक मीडियम में आ रही है तो या तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रैक नहीं करती है, या तो वो अवे जाती है या वो पास जाती है। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर इन पॉसिबिलिटीज़ और इन लॉज को यूज़ करते हुए ही कुछ स्पेसिफिक लॉज को और डिफ़ाइन करेंगे और कुछ डिफरेंट फार्मूलाज को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल मीडियम पे अगर इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले छोटा सा एक काम कर लेते हैं, अपन लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने मिरर पढ़ा था, दो तरह के मिरर होते हैं, उसी तरीके से लेंस भी होते हैं। लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है तो हम फटाफट से मिरर और लेंस का थोड़ा सा कंपैरिजन करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, मिरर जो है वो बेसिकली दो तरीके के हमने पढ़े थे। एक था स्फेरिकल मिरर और एक था अपने पास प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर एंड द अनदर वन इज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर से दो तरीके के पढ़े थे हमने, कन्वर्जिंग मिरर एंड इधर हमने पढ़ा था डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग को एक नाम और भी बोला जाता है, कॉनकेव मिरर, एंड इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्ज करने का काम करता है। इसके ऊपर कोई भी लाइट रे आती है, अगर हमारे पास ये है कॉन्वेक्स टाइप का मिरर और इधर हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, इसकी कर्व्ड इनवर्ड साइड पॉलिश कर दीजिए। देखिए, मिरर के अंदर ही पॉलिशिंग होती है, लेंस के अंदर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो ये हो जाएगा अपना कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए, उभरा हुआ पार्ट जो है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है उभरा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी लाइट रे आएगी वो उसको क्या करेगा, फैलाएगा, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। सेम एज कॉनकेव के अंदर जो होता है, कर्व्ड आउटवर्ड साइड पॉलिश होती है और इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, तो इसके ऊपर कोई भी लाइट रे आती है, इसको ये कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, इकट्ठा करने की, समेटने की कोशिश करता है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी तरीके से लेंस जो हैं, लेंस को अपन क्या कह सकते हैं, एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट माना जा सकता है। जैसे ये एक स्फेयर है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक कैंची लगा दी, ठीक है, तो ये ऐसे काटेगा, तो इसको दो पार्ट में काटेगा, ये एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ये क्या था हमारे पास,
स्फेरिकल शेल थी, कोई भी ग्लास की स्फेरिकल शेल थी। तो अब इस शेल को काट दिया तो ये दो पार्ट्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो इस तरीके का पार्ट, ठीक है, ऐसा मिरर के अंदर होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेल को जब काटा जाता है तो इस तरीके से हमें एक कर्व शेप मिलती है। अगर आउटवर्ड साइड को अपन पॉलिश कर दें, आउटवर्ड साइड को अगर पॉलिश कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉनकेव मिरर मिल जाएगा। और अगर इसी शेल के इनवर्ड साइड को पॉलिश कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमें मिल जाएगा। खैर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेंस के बारे में। तो लेंस भी दो तरीके के होते हैं। जिस तरीके से मिरर हम दो तरीके से पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर जिस तरीके से दो तरीके से पढ़ा जाता है, उसी तरीके से लेंस भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से बना होता है, दो कर्व्ड सरफेसेस से मिलके बना होता है और ये जो इंटीरियर पार्ट है इसका कुछ न कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब अगर ये ग्लास है तो इस ग्लास का कोई ना कोई म्यू होगा, इधर एयर है मीडियम में और यहाँ भी एयर है, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। कॉनकेव के अंदर कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। यहाँ भी ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर कुछ न कुछ भरा होता है, ग्लास हो या कोई भी अनदर मीडियम। तो ये आपका कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस। अब इसके अंदर देखिए जो मिरर है उसका जस्ट उल्टी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम कॉन्वेक्स के ऊपर लाइट रेज को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करवाएं तो ये इनको इकट्ठा करने की कोशिश करती है, मतलब एक जगह पे कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स जो लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस और मिरर का कंपैरिजन इसीलिए बताया गया है ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज्ड ना रहो। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव इसके ऊपर अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इनको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देता है। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए लेंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं अपन। ये अपने पास क्या है, एक लेंस है, ठीक है। तो ये जो लेंस है ये दो स्फेरिकल पार्ट्स से मिलके बना हुआ होता है। दो स्फेरिकल पार्ट है, इसका मतलब दो ही इसकी क्या होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है, और दो ही क्या होंगे, फोकस होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ लेफ्ट साइड वाले को F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस के अंदर 2F1 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा F2 और ये पॉइंट हो जाएगा 2F2। जहाँ सेंटर पॉइंट होता है या ये कह सकते हैं कि जो अपन ने लेंस बनाया है उस लेंस का मिड पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो जहाँ से ये पास होती है उस पॉइंट को, उस सेंटर पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, 2F1 को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
इस ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच का जो डिस्टेंस है OF1, इसको स्मॉल f से भी लिखा जाता है और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। कौन सी लेंथ? फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। जैसा कॉन्वेक्स के अंदर है वैसा का वैसा ही किसके अंदर होता है? कॉनकेव के अंदर होता है। कॉनकेव के अंदर कुछ इस तरह की शेप होती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका। यहाँ पे F1 मिलेगा, यहाँ 2F1 मिलेगा, यहाँ F2 मिलेगा, यहाँ 2F2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेंस को भी अपन समझ सकते हैं। मेनली यही जो लेंस है इनको ही ज़्यादातर अपन यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हो या फिर रूल्स फॉर इंसिडेंट रेज, रूल्स फॉर इंसिडेंट रेज। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है। देखो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट रे आती है तो उसको ये क्या करेगा? कन्वर्ज करने का काम करेगा। कन्वर्ज करेगा तो ये पैरेलल आएंगी तो फोकस से गुजरेंगी F2 से। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पे जाने के लिए यूज्ड फोकस, मतलब जो फोकस काम में आया है, उस फोकस तक पहुंचने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में डिस्टेंस को तय करना पड़ेगा, दूरी को तय करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सेम एज अगर मैं इस वाले लेंस की बात करूँ, डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हो या कॉनकेव लेंस कह सकते हो, तो ये क्या करेगा? इनको फैला देगा, स्प्रेड आउट कर देगा लाइट रेज को। तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं। कहाँ पे? F1 पे। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से F1 पे जाने के लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव होती है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ओके, इसके अलावा पहला रूल तो ये हो गया कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो फोकस से जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, लिख भी सकते हो, the light rays incident parallel to the principal axis after refraction passes through the focus or appears to pass through the focus। अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट रेज, देखो इनफाइनाइट से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, उनको हम इनफाइनाइट से आता हुआ ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करें तो वो इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये कहाँ से आ रही हैं लाइट रेज? इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज या तो फोकस से पास होती हैं या फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती हैं, फील होती हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है भाई, इसको ऐसे मत समझना, इस तरीके का है ये। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है यहाँ पे? सेकंड रूल पहले डायग्राम से समझो। ये वाला हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर कोई लाइट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे गुजर जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी गुजर जाती है। इफ एनी लाइट रे, जरूरी नहीं कि ये लाइट रे ऐसे ही आए अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे भी आ सकती है, तब भी इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर ऐसे भी आएगी तो भी कोई डेविएशन नहीं होगा। एनी लाइट रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर refraction, it will pass straight without any deviation, without any deviation. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बिना किसी डेविएशन के सीधी गुजर जाती है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो बस यही है, दो ही रूल हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर। तो लेंस और मिरर को हमने थोड़ा कंपैरेटिवली पढ़ने का प्रयास यहाँ पे जो है किया था। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर थोड़ा सा बड़ा है लेंस फॉर्मूला, मतलब किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसमें ये प्लस साइन आता है बीच में, यहाँ पे माइनस साइन आता है। और इसके साथ ही साथ हम एक टॉपिक और है साइन कन्वेंशन इन लेंस, साइन कन्वेंशन, इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। रे ऑप्टिक्स का लगभग पोर्शन आपका ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे थोड़ा सा आगे लेंस और मिरर को ख़त्म करके रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। और हाँ, फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you very much. Meet you again. Have a nice day.